से हो जाएं। इसलिए मुझे आपको तकलीफ देनी पड़ी। अच्छा हट जाएं, पहले हट जाओ भाई तुम लोग। भाई ऐसा है कि हम किसी कैमरे से आउट ना हो जाएं, हर कैमरे पे हों। मैं आपका धन्यवाद देता हूं। और हालांकि सरकार ने वाइट पेपर की एक किताब बना करके जनता के बीच में रखी है, श्वेत पत्र अपना जारी किया है। और श्वेत पत्र में जो पन्ने पलटे मैंने, और जो सरकार का कामकाज है, उसके बारे में मैं कह सकता हूं, ये सफ़ेद झूठ की किताब है, वाइट लाइज। और फिर मान लीजिए मुझसे कोई उम्मीद करे कि मैं मंत्रों का उच्चारण करूं, मुझसे कोई उम्मीद करे कि पूजा कैसे की जाती है उसकी व्यवस्था करूं या जानकारी करूं, तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। इसी तरह मुख्यमंत्री जी से लगता है सरकार का कामकाज और सरकार कैसे चलनी चाहिए वो शायद थोड़ा दूर रह रहे हैं उससे। क्योंकि श्वेत पत्र का अगर पन्ने हम पलटें, पहले तो ये सरकार 1 महीने के अंदर ही श्वेत पत्र लाना चाहती थी। क्या वजह है कि सरकार को 6 महीने लग गए आते आते श्वेत पत्र को लाते लाते 6 महीने लग गए। और उस समय, जिस समय सरकार का ये दावा है कि पहले चरण का हम किसानों को कर्ज माफी का भुगतान कर चुके हैं, कोई ये कहे कि मैं मजाक कर रहा हूं किसानों के साथ, वो गालिब का शेर, हालांकि वो गालिब का शेर आना चाहिए। उम्र भर हम ये गलती करते रहे, धूल चेहरे पे थी और हम आईना साफ करते रहे। हमसे कोई कह रहा है कि हम किसानों का मजाक कर रहे हैं। मैंने इटावा के 3 किसानों का इंटरव्यू देखा है, अखबारों में पढ़ा मैंने कि किस तरीके से सर्टिफिकेट को फाड़ दिया जो सर्टिफिकेट सरकार ने दिया, किस तरीके से सरकार ने कर्ज माफी पर धोखा दिया किसानों को। हमें वो दिन आज भी याद है जिस समय केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था, जनता के बीच में चुनाव में कहा था कि हम सब कर्ज माफ कर देंगे। इनके लोगों ने घर जाकर के कहा कि हम मकान भी देंगे, कर्ज भी माफ करेंगे, कुछ पैसा अकाउंट में भी पहुंचा देंगे। तो किसान सोच रहा था कि पूरा कर्ज माफ होगा। देश के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में और लोकतंत्र के इतिहास में कभी भी किसानों का पैसे में कर्ज माफ नहीं हुआ होगा। वो भी उदाहरण भारतीय जनता पार्टी ने पेश कर दिया। असली धोखा और मजाक अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और यहां की सरकार ने इसलिए भी किया है, इन्होंने बहुत दावा ठोका कि किसानों का हम कर्ज माफ कर देंगे, 36,000 करोड़ रुपए और इतने लाख किसानों का हम कर्ज माफ करेंगे। अब तो सच्चाई सामने है। जो किसान कह रहा है, कभी किसान की सुन लेना, किसान कह रहा खुद कि मेरे साथ मजाक हुआ है, मेरे साथ धोखा हुआ है। और पैसे कोई समाजवादियों ने नहीं दिए। पैसे को देने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उन अधिकारियों ने दिए हैं पैसों के सर्टिफिकेट। कम से कम कुछ सर्टिफिकेट मुख्यमंत्री खुद देख लेते। उन्होंने लगता है कोई सर्टिफिकेट नहीं देखा। इतनी जल्दी में थे, इतनी उपलब्धि की खुशी में थे कि लग रहा था कि सब किसान खुश हो जाएगा। इसलिए उन्होंने सर्टिफिकेट पे नहीं देखा कि कितना पैसा लिखा हुआ है, सीधा सीधा दे दिया। और फिर
बात तो पूरे कर्ज माफ की थी, कर्ज तो पूरा माफ होना चाहिए था किसानों का, उसके परिवार की मदद होनी चाहिए थी। कहीं कुछ नहीं हुआ है। इतना बड़ा धोखा सरकार ने दिया है। उनकी फाइलों में तो लगता होगा, बहुत अच्छा लगता होगा फाइलों में उन्हें, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत हुए थे, रात रात भर लोगों को जगा के प्रेजेंटेशन हुए थे। और जब तस्वीरें दिन की देखते थे तो कई मंत्री लोग सो जाते थे। लगता है जब सर्टिफिकेट बने होंगे तो कुछ लोग सो गए होंगे, जब छपे होंगे तो कुछ लोग सो गए होंगे, और जब सर्टिफिकेट दिया होगा तो आंख बंद करके सर्टिफिकेट दे दिया होगा। उन्हें लगा होगा ये पैसे का नहीं, ये कई लाख रुपए का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। जब आंख बंद करके देखोगे, आंख बंद करके सर्टिफिकेट दोगे तो लोग आपका मजाक करेंगे। और ये किसान ने देख लिया है कि कोई भुगतान उनका जो होना था वो नहीं हो पाया है। दावा सरकार ने कर दिया कि किसानों का गन्ने का भुगतान हो गया। हमें तो कोई जानकारी ये दे रहा है कि गन्ना मंत्री जी के क्षेत्र में, उनके जिले में ही अभी चीनी मिलों ने भुगतान नहीं किया है। कई चीनी मिल मालिक तो ऐसे हैं, पुलिस भेज दो, कार्रवाई कर दो, तब भी पैसा नहीं देते हैं। कम से कम इन्होंने कहा था कि हम 15 दिन के अंदर किसानों का बकाया भुगतान कर देंगे। बताओ अभी कुछ भुगतान बाकी बचा है कि नहीं बचा है? आपने श्वेत पत्र जारी किया है, और अगर किसानों का भुगतान बाकी है तो इसका मतलब ये सफेद झूठ आपने बोला है। किसानों का कोई भुगतान हुआ हो और वो भी 100% कर दिया हो, क्योंकि जब पन्ने पलटते हैं आप, पहला पन्ना तो हमारे बारे में ही ज्ञान दिया हुआ है। पूरा पहला पन्ना अगर हम पढ़ते हैं और आखिरी तक हमारे ही पन्ने की बातें हुई हैं, और फिर ये मेट्रो भारतीय जनता पार्टी का सपना कैसे हो सकता है? हमने तो ऐड रेडियो पे सुना, टीवी पर देख लिया, कहा कि ये सपना भारतीय जनता पार्टी का था और मेट्रो वो सपना हकीकत जमीन पर उतार दी। कमाल का सपना देखते हो। आपने सपना वाराणसी का क्यों नहीं देखा? आपने सपना कानपुर का क्यों नहीं देखा? और फिर सपना देखा खुली आंखों से दिन में कोई सपना देखता है? मुख्यमंत्री जी ने ऐसा दिन में सपना देखा और कहा कि हम झांसी में और गोरखपुर में मेट्रो बनवा देंगे। मैंने उस समय भी कहा था, फिर कहता हूं और लगातार कहूंगा ये बात कि और मेट्रो बने ना बने, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में नहीं बन रहा है। अगर उनकी मेट्रो नहीं बन रही तो प्रधानमंत्री जी क्लास लेंगे, उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। कानपुर में अगर मेट्रो नहीं बन रही है तो कानपुर की जनता हिसाब किताब लेगी, लेकिन हमें इंतजार रहेगा कि झांसी में कब मेट्रो बनेगी और उनके अपने क्षेत्र गोरखपुर में मेट्रो कब बनेगी। सुना है एक्सप्रेसवे जाएगा झांसी से सीधा आपके आगरा होकर के दिल्ली। भाई हम पे इतनी मेहरबानी क्यों इटावा वालों पे? बिना इटावा के तो नहीं जा सकता है जो रास्ता दिखाई दे रहा है हमें। और फिर वो लाइन सफारी के ऊपर से जाएगा कि दाएं बाएं से जाएगा, ये भी हमें बता देना आप। सुना है कि जो एक्सप्रेसवे जाने वाला है झांसी से, वो आगरा होकर के दिल्ली जाएगा। तो हम इटावा वालों पे इतनी मेहरबानी क्यों? हमारे किसानों पे ही मेहरबानी कर देते। जो अभी कुछ पैसा बांटा है आपने, उनका लाखों रुपया दे देते तो शायद वो खुशी में झूमने लगते और आपके पक्ष में कुछ बोलते भी किसान। एक्सप्रेसवे बन रहा है और कहा जा रहा है कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को दिसंबर 2016 में उद्घाटन कर दिया गया, जबकि साइड रोड, ड्रेन, फेंसिंग, पब्लिक एमिनिटी, टोल बूथ, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, ये आपने कुछ इसमें तय किया था? ये पहले से ही तय था? इसके बारे में तो शायद वो जानते भी नहीं होंगे कि ये चीज़ें हैं उसमें। लगता है कोई बहुत समझदार अधिकारी है जो उनके कान में बता रहा है। ये अधिकारी हमें भी कसम खा के कहते थे कि हम आपके वफादार रहेंगे, हम आपके वफादार हैं, और चुपचाप चले जाते थे। हमारे प्रेजेंटेशन भारतीय जनता पार्टी को दिखाते थे।
वफादारी का कहते थे हम वफादार हैं, लगता उन्हीं अधिकारियों ने लिख करके आपको दिया है। इसमें आपका कोई योगदान नहीं है। साइड रोड बन रही है, ड्रेन बन रहे हैं, एमिनिटी की बिल्डिंगें बन गई। आपको तो ये बताना चाहिए कि जब से समाजवादी सरकार गई है आपने काम कितना रोक दिया है। ये सब काम पूरे हो जाते, लेकिन 6 महीने में पूरा का पूरा काम रोक दिया, एक भी काम नहीं हुआ इसमें। और फिर कह रहे कि एक्सप्रेसवे आधा अधूरा। मैंने उस दिन भी हाथ खड़े करवाए थे, वो गलती दोबारा नहीं करूंगा मैं। लेकिन मैं ये जानता हूं, क्योंकि जानकारी इसलिए है, हमारा शहर, हमारा गांव और हमारा संसदीय क्षेत्र उसी हिस्से में पड़ता है। कम से कम 10,000 से ज़्यादा गाड़ियां आज उस पर चल रही हैं। मेहरबानी कर करके उस पर से हमारी गाय माता हटा दो, उनको कहीं सुरक्षित भेज दो, तो लोग भी सुरक्षित चल जाएं। उस पर गोबर पड़ा हुआ है, गोबर का गोबर पड़ा हुआ है। और फिर गड्ढे बंद की बात थी, कितना गड्ढा बंद हुआ होगा, गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी। एक बार तो मुझे सुनने में आया कि मुख्यमंत्री खुद ही कह रहे थे कि गड्ढों की जांच होगी। तो कैसी है सरकार कि मुख्यमंत्री अपने उप मुख्यमंत्री की जांच करें, और उप मुख्यमंत्री पिछड़े हैं, वो हर चीज में पिछड़ गए। शास्त्री भवन में गए थे, कुर्सी पे बैठ गए थे, नाम लिख लिया था, उसके बाद नाम की तख्ती उठा करके फेंक दी गई उनकी। ये भी श्वेत पत्र में आता तो अच्छा लगता कि उप मुख्यमंत्री शास्त्री भवन में बैठ गए थे, उनकी तख्ती हटा दी थी। श्वेत पत्र में ये भी अगर आता कि दाल में हम कितना नमक डालें तब अच्छी लगेगी, तो शायद उससे उत्तर प्रदेश का भला हो जाता। नमक की मात्रा पता लग जाती कि नमक की मात्रा कितनी होनी चाहिए। आपके श्वेत पत्र के बारे में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, इसमें कहा है कि हम लोगों ने कोई सीटी स्कैन नहीं लगाई, एमआरआई भी नहीं लगाई। कम से कम इस श्वेत पत्र में वो मंत्री जी की तस्वीर आ जाती या विधायक जी की तस्वीर आ जाती जो रिवॉल्वर लेकर के एमआरआई में चले गए थे। अरे श्वेत पत्र में होना चाहिए था, और इसलिए होना चाहिए था कि उन्होंने एमआरआई और सीटी स्कैन की बात की। वो बात पूरी तब तक नहीं हो सकती जब तक वो बीजेपी के जो नेता थे उनकी रिवॉल्वर की तस्वीर एमआरआई वाली न छपती। कितने अच्छे वो थे कि उन्होंने एमआरआई की मशीन का नुकसान कर दिया। और फिर कहा जा रहा है गत सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में किस हद तक उदासीन थी, इसका आकलन इस बात से किया जा सकता है कि 108 एम्बुलेंस पर ना तो संविदा कर्मी की व्यवस्था थी और ना ही आवश्यकता पड़ने पर 108 एम्बुलेंस उपलब्ध हो पाती थी। कमाल है, आंकड़े आपके पास होंगे। 108 एम्बुलेंस, और ये सुविधा देना चाहते हो। अब तो सरकार आपकी है। हम तो कहते हैं कि 108 के जो कर्मचारी हैं जो कभी कभी अपनी मांग उठाते हैं, जिस तरीके से शिक्षा मित्र अपनी मांग उठाते हैं, जिस तरह आंगनवाड़ी के लोग अपना सवाल उठाते हैं, आशा कार्यकर्ता सवाल उठाते हैं, या फिर रसोइया वाले कभी कभी सवाल उठाते हैं, रोजगार सेवक वाले सवाल उठाते हैं। आपकी तो सरकार दोनों जगह है, 2 इंजन वाली सरकार है। ये तो बुलेट ट्रेन से ज़्यादा तेज चलनी चाहिए। 2 इंजन, उत्तर प्रदेश का और केंद्र का इंजन दोनों साथ साथ चलें तो कितनी रफ्तार होगी। तो ये कम से कम इनकी समस्याएं समाधान कर दो आप। बेसिक शिक्षा, आप बेसिक शिक्षा के बारे में श्वेत पत्र किया है। खाना हम दे रहे थे अक्षय पात्रा से। सरकार समाजवादियों की होती तो उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक ऑटोमेटिक किचन होती, जिससे कि समय पर खाना बनता, गरम गरम खाना बच्चों को मिल जाता। मैं जानना चाहता हूं कि कितना बच्चों को आप खाना गरम गरम पहुंचा रहे हैं। मिल्क, वो तो हमारी योजना शुरू की गई थी, कितना मिल रहा है। फल बंद कर दिए गए, हफ्ते में 1 दिन फल देने का इंतज़ाम था। बैग पे कितना काला लगाया आपने, उसके बावजूद भी हमारा नाम नहीं छिपा पाए, और वो पोल खुल गई जाके गुजरात में आपकी। शिक्षा मित्रों के बारे में मैं कह चुका हूं, इतना अपमानित शिक्षा मित्र कभी नहीं हुए होंगे जितना शिक्षा मित्र अपमानित हुए हैं इस सरकार में।
हमने सम्मान दिया, लेकिन अब उनका सब सम्मान छीन लिया सरकार ने, क्योंकि जांचें हो रही हैं। रिवर फ्रंट जांच, अच्छी बात है, जांच हो जाएगी, सच्चाई और सफाई सब सामने आ जाएगी। कम से कम दूसरे हिस्से में भी काम चलता रहता तो ठीक रहता, शायद लखनऊ की सुंदरता उससे बढ़ जाती। हम तो एक उन्हें सुझाव देंगे, हमने 18 लाख लैपटॉप दिए थे, उससे ज़्यादा। आप एक बार सब बच्चों से लैपटॉप वापस ले लो, जात पूछ लो, धर्म पूछ लो, क्योंकि आपकी भाषा ये है कि हम हर योजना जात के आधार पर चलाते हैं, हम हर योजना धर्म के आधार पर चलाते हैं। अरे कभी जाओ नदी के किनारे, शाम को देखना नज़ारा क्या है, और नज़ारा और अच्छा देखना है तो लाइट ऑन कर देना, फव्वारा चला देना, तब नज़ारा नज़र आएगा कि नज़ारा क्या है। इसलिए हमारे पीछे पड़े हो कि हमने साबरमती से अच्छा क्यों बना दिया। इसलिए कम से कम मुख्यमंत्री जी को जाना चाहिए। मैंने तो उप मुख्यमंत्री जी को कहा था, उप मुख्यमंत्री जी को इसलिए कहा था कि उनकी नई नई शादी हुई थी। मैंने कहा कि आप नदी के किनारे जाओ, सेल्फी खिंचवा के आओ, तो लगेगा कि कितना नया और अच्छा नदी का किनारा हमने बनाया है। मैं तो कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल एक आया था, कांग्रेस के सहयोग से हमने 3 सैनिक स्कूल बनाना शुरू कर दिए थे। कम से कम ये सरकार बताए आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में कितने सैनिक स्कूल आएंगे। मॉडल स्कूल बन के तैयार हैं, हम चलाना चाहते थे पीपीपी पे। आपको पीपीपी पे चलाने का शौक है क्योंकि मेट्रो पीपीपी पे आप दे रहे हैं, तो कम से कम ये मॉडल स्कूल कैसे चलेंगे, उसका इंतजाम कौन करेगा, वो शायद श्वेत पत्र में नहीं आई बातें। आपके सेंट्रल स्कूल कितने आएंगे, कम से कम हमें ये बता दें कि कितने सेंट्रल स्कूल आप लाने का काम करेंगे। उस शिक्षा की बात की, जो यूनिवर्सिटियों को पैसा मिला वो भी रोक दिया। हमारे स्पीकर साहब सिद्धार्थनगर में यूनिवर्सिटी बना रहे थे, वो जानते होंगे कि कितना बजट आया होगा, कितना बजट मिला है उन्हें, उनका बजट भी काट दिया। वो यूनिवर्सिटी कब पूरी होगी, उसमें नेपाल के बच्चों के लिए भी हॉस्टल बनाए जा रहे थे। वहीं गोरखपुर में भी हमने दिया, हॉस्टल दिया था, कम से कम वो बच्चे जो नेपाल के पढ़ने आना चाहते वो पढ़ के आ जाएं। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के नाम पर हमने यूनिवर्सिटी दी थी बलिया में, उसका भी पैसा काट दिया। हम तो जानना चाहते हैं सरकार कितनी और नई यूनिवर्सिटी लेकर के आएगी। वो मैंने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की बात नहीं की है, केवल सरकारी यूनिवर्सिटियों की बात की है। AKTU में जितना सरकार कर सकती थी सरकार ने किया। जिस म्यूजियम का आपने उद्घाटन किया उसका शिलान्यास और उसका काम अगर किसी ने किया था तो समाजवादी लोगों ने किया था। अब्दुल कलाम साहब के नाम पर जो म्यूजियम, जो उनके बारे में सजावट हुई थी, आपने तो हमारा नाम भी नहीं लिया। नाम कैसे ले लेते जब सपना ही आपका था। वो भी कलाम साहब के बारे में यूनिवर्सिटी में जो बना वो भी सपना आपका था। कमाल के लोग, वो सपना कैसा देखते हो, दूसरे का सपना अपनी आंखों में देखने लगते हो। चिकित्सा शिक्षा, हमने इंतजार रहेगा कि कितने मेडिकल कॉलेज बनाओगे। समाजवादी सरकार लगातार नेताजी से लेकर के हम लोगों ने बड़े पैमाने पे मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। सैफई का मेडिकल कॉलेज, शानदार मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनकर के तैयार हो गई है, चल रही है। ये लोहिया इंस्टीट्यूट नेताजी ने शुरू किया था, मैं इसको मेडिकल कॉलेज तक लेकर के चला गया। इन्होंने भी सपना देखा, और सपना क्या देखा, उद्घाटन किया हुई चीज को उद्घाटन कराए। यहाँ के मेयर साहब थे, हम उनके बारे में नहीं कुछ कहना चाहते हैं, शायद मुख्यमंत्री जी को नहीं पता होगा, वही वफादार अधिकारी कोई आया होगा और कान में कहा होगा कि अभी उद्घाटन नहीं हुआ है, इसका आप मूर्ति लगा करके उद्घाटन कर दो। और लोहिया इंस्टीट्यूट जो मेडिकल कॉलेज बन गया है, उसमें दरवाजे पर एक प्रतिमा लगा दी पूर्व हमारे मेयर राय साहब को, उनको पता भी नहीं होगा, और वो हो गया कि उद्घाटन उन्होंने किया है। कन्नौज का मेडिकल कॉलेज, जालौन में मेडिकल कॉलेज, बांदा में मेडिकल कॉलेज, आपका चंदौली में बनना है मेडिकल कॉलेज, बिजनौर में बनना है, बदायूं में बनना है, अरे आजमगढ़ में बनना है, जौनपुर में बन रहा है मेडिकल कॉलेज। और गोरखपुर में हमने दिया 500 बेड का अस्पताल, 200 बेड का जो जैपनीज इंसेफेलाइटिस का जो वार्ड बना हुआ है वो भी हमने और अहमद साहब ने उसका उद्घाटन किया है। MRI दी, CT स्कैन दिया वहाँ पर, और ये 500 बेड का वहाँ अस्पताल बन करके तैयार है। लेकिन कमाल के मुख्यमंत्री हैं, अपने ही जिले का काम नहीं कर रहे हैं। कम से कम 6 महीने में तो उसको बना के तैयार कर देते। मैं जानना चाहता हूं कि उनको कौन सी कलम रोके हुए है कि जो अपने ही 500 बेड का अस्पताल जो बच्चों के लिए बना था
वो पूरा नहीं कर रहे हैं। और जहाँ सुंदरता की बात कर रहे हो, तालाब, हमारी गोमती खराब है, वहाँ फव्वारे नहीं लगेंगे, नाव नहीं चलेगी, लेकिन आप अपने तालाब में हमारी ही नकल कर करके नाव चलाने का प्रयास करोगे। वो सुंदरता अगर किसी ने की थी तो याद होगा, आजम खान साहब मंत्री थे, हम लोगों ने उस तालाब पे काम करना शुरू कर दिया था। देखते हैं मेडिकल कॉलेज कितने बनते हैं, क्योंकि इनके मंत्री ने कहा कि हम डॉक्टरों की संख्या बढ़ा देंगे बिना मेडिकल कॉलेज, बिना पैरामेडिकल के। और फिर सैफई के मेडिकल कॉलेज में, हालांकि पुलिस कप्तान के घर पे तो घुस ही जाती है बीजेपी के लोग। आपके पास तस्वीरें आई होंगी, सैफी के वाइस चांसलर की गाड़ी उल्टी कर दी, जो गमलों में पेड़ लगे थे वो पेड़ तोड़ दिए, शीशे तोड़ दिए, घरों में घुस गए। आपकी सरकार है, कानून व्यवस्था नंबर 1 पर है, वो बाद में बात करेंगे। बिजली का सवाल, कहा कि हम इतने लाख गांव में बिजली लगा चुके हैं, कनेक्शन दे दिए हैं, और इतने करोड़ कनेक्शन करेंगे। कम से कम ये तो बता देते कि जो गांव में कनेक्शन लिए उनको बिजली पहुंचा रहे हैं, आपकी नहीं पहुंचा रहे हैं। और फिर लखनऊ में ही बिजली जाने कितनी बार आती हो जाती है, लखनऊ जैसे शहर में। और फिर ये याद होगा आपको कि जब श्याम राव देव चौधरी जी धरना पे बैठ गए थे भूख हड़ताल पर, उस समय हमारी सरकार थी, मैंने विधायक जी को और उस समय के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता आदरणीय लालजी टंडन जी को बुलाया था, और मैंने उनसे कहा कि आप धरने पे मत बैठिए, आपकी मांग क्या है। उन्होंने कहा कि हमें 24 घंटे बिजली बनारस में कर दो। मैंने उसी दिन फैसला ले लिया और बनारस में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा दी। उस समय मैंने भी उनसे कहा कि आपकी केंद्र में सरकार है, उत्तर प्रदेश का कोटा बढ़वा दो बिजली का। मैं जानना चाहता हूं इस सरकार में कितना कोटा बिजली का बढ़ गया। हमसे तो कहते थे बिजली खरीदती नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार, अब तो सरकार दोनों जगह आपकी है, डबल इंजन लगा हुआ है, आप केंद्र से जितनी चाहो बिजली मांग लो, और अब आपकी सरकार है, अब तो फ्री भी ले सकते हो। दरवाजा खटखटाइए, जैसे आपने कर्ज माफी के लिए सब दरवाजे खटखटाए थे, कोई दरवाजा नहीं खुला था आपके लिए, शायद बिजली के लिए भी यही होगा, और ट्वीट कर दिया जाएगा, उससे आपका दिल बहल जाएगा। बताओ तो और बोलें। अब खनिज पे तो हम इसलिए नहीं कहेंगे, अभी रुक जाइए। खनिज, मैंने सदन में भी कहा था कि क्या वजह है कीमत बढ़ती चली जा रही है, सरकार अच्छा बताएगी। मुझे तो याद है बांदा का एक दिन मैं देख रहा था और अखबारों में भी पढ़ा था मैंने कि वहाँ पर आंदोलन कर दिया था ढोने वाले लोगों ने, और उसके बाद आंदोलन जैसे तैसे ख़त्म हुआ। ओवरलोडिंग ख़त्म हो गया शायद, लेकिन ओवरलोडिंग फिर शुरू हो गई। जब ओवरलोडिंग चल रही थी, रोकने का काम चल रहा था, तो बहुत प्रचार किया गया ओवरलोडिंग नहीं हो सकती है। बताओ ओवरलोडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? सुनने में आ रहा है कि ओवरलोडिंग फिर शुरू हो गई है। कुछ कारोबार ऐसे हैं जिनमें सरकार को पूरी ताकत लगा देनी चाहिए, तब रुक पाएगा वो कारोबार। लेकिन जब सरकार के ही लोग करें तो फिर आप क्या कर सकते हो उसमें? शायद खनिज और खनन में कुछ साथी हैं सरकार के ही लोग लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी बेहतर समझते होंगे क्योंकि उन पर अधिकारी बड़ी संख्या में हैं और वफादार अधिकारी उनके पास हैं जो कान में ठीक बात बता देंगे उनको। जितना काम समाजवादियों ने किया है मथुरा में, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, और चाहे अयोध्या और चाहे काशी, इतना शायद ये सरकार नहीं कर पाई है। मैं तो कहता हूं कि आंकड़े निकलवा लें कि ओलावृष्टि में पैसा कितना दिया था। अभी जो बट पाया है पैसा, ओलावृष्टि में ज़्यादा पैसा दिया था, किसानों का कर्ज माफी में कम पैसा बटा है। वहाँ पे नदी का किनारा लखनऊ से सुंदर बनने जा रहा था, वृंदावन के घाट भी सुंदर हो जाते, वो भी रोक दिए गए। वृंदावन में नाले में बदबू आती थी। इस्कॉन टेम्पल से लेकर के जो अक्षय पात्रा का जो मंदिर है और जो मुख्य है, वहाँ पार्किंग से लेकर के तमाम इंतजाम अगर किसी ने किए तो समाजवादी सरकार ने किया है। गोवर्धन जहाँ परिक्रमा लगाते थे, सबसे ज़्यादा लोगों को सहूलियत, पार्किंग, जो जन सुविधाएं होती हैं उनका इंतजाम अगर किसी ने किया तो समाजवादी सरकार ने किया है।
सबसे ज़्यादा रोडें स्वीकृत की हैं। केवल मुख्यमंत्री ये बता दें कि उसमें उन्होंने बजट कितना दिया है, ये बता दें हमें। हमने बजट ज़्यादा स्वीकृत किया था या मुख्यमंत्री ने बजट ज़्यादा दे दिया था? ये बहुत ही धार्मिक हैं, ये ठप्पा और ठेका लिया हुआ है इन्होंने धर्म का। हम जानना चाहते हैं, केवल हम अपने भगवान कृष्ण भगवान के बारे में जानना चाहते हैं कि ये बताओ कि इस सरकार ने ज़्यादा काम किया है कि पुरानी सरकार ने ज़्यादा काम किया है। और हिसाब किताब श्वेत पत्र जैसा हो कि 6 महीने में या उससे पहले सरकार ने किसने ज़्यादा पैसा दिया है वृंदावन और कृष्ण भगवान के लिए, इस सरकार ने कि हमने। और यही बातें आगे की भी हैं। इसलिए पर्यटन के लिए जितना काम हमने किया है समाजवादियों ने, उतना नहीं कर सकते थे। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना, लोहिया आवास योजना में 3,05,000 थे। हम अपने तमाम गरीबों को कहना चाहते हैं, ये झांसे में मत आइए, बहकावे में मत आइए, समाजवादियों की तरफ देखिए। समाजवादियों ने 3,05,000 का दिया था घर। जब कभी हमें सत्ता में मौका मिलेगा, हम गरीबों को अच्छा घर देंगे, जिससे कम से कम वो भी साफ सुथरे अच्छे माहौल में रह सकें, बिजली का इंतजाम भी उनका मुफ्त हो, जो लोहिया आवास जिस तरह हम दे रहे थे। महिला कल्याण एवं विकास, रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड अगर किसी ने बनाया था तो मुझे याद है हमने बनाया था, और उसमें हमारा सहयोग सांसद डिम्पल यादव जी ने भी किया था। और उस समय जो प्रमुख सचिव अधिकारी थी, मैं उनको बधाई देता हूं कि उनकी मेहनत और उनके परिश्रम की वजह से इतना बड़ा अवार्ड बहुत अच्छे तरीके से चलाया गया था। इन्हें बहुत लगता है कि हम जात के आधार पर काम करते थे, धर्म के आधार पर काम करते थे। हम तो उनसे कहेंगे कि सभी अवार्ड एक बार फिर वापस ले लो, रानी लक्ष्मीबाई वाले चेक कर लो, जांच कर लो और फिर वापस कर देना उनको दोबारा। रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोष अगर किसी ने शुरू किया था तो समाजवादी सरकार ने शुरू किया था। आप तो थोड़ा कंजूसी से काम करते हो, हमारा थोड़ा दिल बड़ा था, हम मदद करते थे। और गरीबों की मदद करना ही सरकार की जिम्मेदारी है। बच्चों के भी स्वास्थ्य के बारे में चिंता करना सरकार का काम है, गरीब की देखभाल करना भी सरकार का काम है। एयरपोर्ट, हम 2 एयरपोर्ट मांग रहे थे, जेवर फाइल देख लें, और आपका आगरा में। हमें कोई एनओसी नहीं दी गई। जिस तरह मेट्रो में एनओसी नहीं दी गई, उसी तरह केंद्र सरकार ने हमें कोई एनओसी नहीं दी, जिसकी वजह से हम आगरा में एक नया एयरपोर्ट बना देते। जेवर में एयरपोर्ट फाइल मंगवा करके देख लें, वो प्रस्ताव दोबारा किसने भेजा था उसकी भी जानकारी आपको हो जाएगी। समाजवादी सरकार ने जेवर के एयरपोर्ट का दोबारा प्रस्ताव भेजा था। अब देर लगाना काम है उनका, मेट्रो को देर कर दिया, वो तो आप जानते हैं किस लिए कर दिया। आबकारी विभाग के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, ये छोड़ दीजिए। और अल्पसंख्यक कल्याण के बारे में बहुत चिंता है। ये लगता है आप भी तुष्टीकरण में फंस गए हो। अल्पसंख्यक कल्याण में कह रहे हैं कोई काम नहीं हुआ, हम करेंगे काम। अरे आप क्यों तुष्टीकरण कर रहे हो? आपको किसने अधिकार दिया तुष्टीकरण करने के लिए? और फिर वन एवं वन्य जीव, आपके यहाँ जो चिड़ियाघर बन रहा है, कम से कम उस चिड़ियाघर को अच्छा बना लो। गोरखपुर में हमने ही चिड़ियाघर पुरानी सरकार ने दिया था, उसको काम आगे बढ़ाया था। सुना है कि हमारे सारस संरक्षण वाला केंद्र भी इन्होंने छीन लिया। हालांकि 4 भालू ले आए, वहाँ पर हिरन एंटीलोप्स ले आए, लाइन्स ले आए, और पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ होगा एशियाटिक लाइन्स का ब्रीडिंग हुई है पहली बार, और 2 बच्चे शेर के वहाँ पर खेल रहे हैं और बड़े हो रहे हैं। वहाँ पर लेपर्ड सफारी बन के तैयार है, लगभग उसकी परमिशन का इंतजार है। सोच लीजिए, हमने लाइन सफारी में एक परमिशन के लिए 1 साल गुजारा है। अगर हमें कोई जानवर रखना होता था, हमें भटकना पड़ता था, हमारे अधिकारियों को लगातार हवाई जहाज में बैठा के दिल्ली भेजना पड़ता था, तब बड़ी मुश्किल से जाकर के हमें परमिशनें मिल पाई थी, तब हम कहीं उद्घाटन उसका कर पाए थे। अब तो सरकार इनकी है, हम 5 जानवर ले आए, 5 जानवर आप भी ले आओ। और अगर आपको न सूझबूझ में आए कोई जानवर तो भाई हमसे पूछ लेना, हम भी अच्छे जानवर बता सकते हैं, राय बता सकते हैं। वो 2 बच्चे उनके शेर वाले। दुग्ध विकास में हम जानना चाहते हैं, दुग्ध विकास में क्या काम किया है। समाजवादी सरकार ने 2 अमूल के बड़े बड़े प्लांट लगाए थे, और वो प्लांट इसलिए नहीं लगे थे कि भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान था।
वहाँ के लोग उत्तर प्रदेश का बाजार और उत्तर प्रदेश का उत्पादन देख रहे थे कि दूध की पैदावार यहाँ पर ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने अमूल के 2 प्लांट लगाए थे। और जो पी करके आप छाछ आए थे, कम से कम धन्यवाद तो मुझे दे देते। कमाल की सरकार है, धन्यवाद भी नहीं देती है। हमारे एमएलसी ले लिए, उसी के धन्यवाद दे देते। अब तो शपथ भी ले लिया आपने छाछ पिया और धन्यवाद भी नहीं दिया। वो तो प्लांट हमने ही लगवाया था, 2 पराग के प्लांट, एक मदर डेयरी का प्लांट। और पराग को सबसे ज़्यादा अगर बजट पे आंकड़ों में पैसा किसी ने दिया तो समाजवादी सरकार ने दिया, जिसमें पाउडर से लेकर के दूध उत्पादन से लेकर के। और हमने कन्नौज में इंतज़ाम किया था कि अगर बाबा रामदेव गाय के दूध को से मक्खन या घी बना करके कारोबार कर रहे हैं, तो हम भी कन्नौज में एक गाय का प्लांट लगा करके पराग की तरफ से गाय का दूध से मक्खन और गाय के ही दूध से घी बना करके बाजार में कारोबार करेंगे। लेकिन ये सरकार ने रोक दिया उसको भी। कम से कम गाय के मक्खन का मामला है, घी का मामला है, वो तो चालू करो। और वो भी हमें कन्नौज में नहीं तो अपने गोरखपुर में शुरू कर लो, कहीं तो कर लो शुरू। इसलिए दुग्ध विकास के बारे में मैंने बोला, कामधेनु डेयरी की तारीफ न केवल आपके देश में हुई थी बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी कामधेनु डेयरी जैसी परियोजना के बारे में अच्छी बातें कही गई थी। और जब मैंने डायरेक्टर जो फॉडर एंड ग्रासलैंड के थे उनको जब मैंने बुलाया, उनसे मैंने बातचीत की, उन्होंने कहा कि जानवर का दूध तब अच्छा होता है, गाय और भैंस का, जब वो चर करके खाती हैं। अगर सरकार समाजवादियों की बन गई होती तो गाय चरे कैसे, भैंस चरती कैसे, उसके लिए भी चाहे सरकार की तरफ से ज़मीन देनी पड़ती हमें डेयरी चलाने के लिए, हम फ्री ज़मीन किसानों को दे देते या खरीद करके ऐसे बाड़े बना देते जहाँ पर चरती है जानवर और अच्छा दूध हमें और आपको स्वस्थ होने के लिए मिलता। स्मारकों का निर्माण, पार्क हमने बनाए हैं, लेकिन कमाल तो ये है कि बीजेपी के लोग ज़्यादा ऑक्सीजन ले रहे हैं आजकल, वहाँ बहुजन समाज पार्टी वाले कम हो गए हैं। वो कल प्रेस खराब कर देते ना, इसलिए आज बोल रहा हूँ मैं। इसलिए बहुत सारी बातें। और फिर ये जो आखिरी में जो भाषा लिखी गई है, स्पष्ट है कि राजकोषीय घाटा या तो 3% से अधिक रहा है अथवा विकासात्मक व्यय में कमी कर रहे, इसे 3% तक रखा गया है। हमने विकास की कोई योजना नहीं काटी। और एक पैमाना हो सकता है, मुख्यमंत्री जी बुलाएं अपने ब्रिज कॉरपोरेशन को, निर्माण निगम को, और उनसे जानकारी ले लें कि अमाउंट ऑफ कॉन्क्रीटिंग कितनी होती थी समाजवादी सरकार में और अमाउंट ऑफ कॉन्क्रीटिंग अब कितनी हो रही है। वो जानकारी आपको आ जाएगी। कभी भी समाजवादी पार्टी ने कोई भी विकास की योजना नहीं रोकी होगी। अगर विकास को किसी ने रोकने का काम किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार है। इसीलिए मैंने कहा कि इनसे विकास की उम्मीद क्यों कर रहे हो, क्यों हम और आप बेवजह श्वेत पत्र और विकास की योजनाओं पे बातें करें। इनके मुद्दे हैं ही नहीं है, हम और आप जानते हैं इनके मुद्दे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।